Hello and welcome to Insights by 180 Degrees Consulting, Manipal University, Jaipur. This is a webinar where experts on various subjects provide their valuable insights related to their subjects and field. Today we have Mr. Nand Kishore Chaudhary, founder, Jaipur Rugs. I would like to introduce the speaker. Mr. Nand Kishore Chaudhary, a globally acclaimed leader in conscious capitalism, is the founder of Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs. With just 2 looms and 9 artisans in 1978, his journey 4 decades later stands at Jaipur Rugs, becoming a global enterprise exporting to over 40 countries while providing sustainable livelihood to 40,000 artisans in 600 remote villages across the country, out of which 80% of them are women. He has won awards including Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award, CNBC TV 18 Emerging India Award, Social Impact Award conferred by the former President Pranab Mukherjee, among others. His ideas on totality, inclusion, and for-profit solutions to the society are widely discussed. Welcome, sir. Thank you. So, sir, my first question to you is, in one of your talks, you mentioned it was only after my college my real education began. What are your thoughts on Indian education system? देखिए, अगर आप ऑफिस आती हैं तो मेरे कमरे के बाद लिखा हुआ है डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। तो देखिए क्या है कि आज जो इंडियन एजुकेशन है उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी है कि एक स्टूडेंट नॉलेज तो ले लेता है, लेकिन कोई भी नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स ईगो, और प्रैक्टिस के बिना आदमी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो सबसे बड़ी कमी है कि कैसे एक आदमी नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को प्रैक्टिस करे और कैसे उसकी डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। ये आज इंडियन एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा क्या है कि एजुकेशन विजडम नहीं सिखाती। करेक्ट। और आज की एजुकेशन जो है वो आदमी के उसकी लाइफ के बारे में नहीं सिखाती। एक आदमी को ये पता नहीं है कि मेरे जीवन की दिशा क्या है, मुझे जाना कहाँ है, हु एम आई। तो ये एजुकेशन सिस्टम के कमियां हैं। Thank you so much, sir. The next question is basically, as you know, like you are properly known as businessman with a golden heart. So what is your advice to the young entrepreneurs on adding the human touch to the business? देखिए, ज्यादातर जो बिजनेसेस है that is driven by the inferiority complex. तो कोई भी आदमी अपने बिजनेस को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से करेगा या अपने कैरियर को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से चुनेगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि दूसरा कोई आदमी मेरे से बड़ा है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई दूसरा आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो जब कोई भी बिजनेस इंफीरियरिटी से ड्रिवन होता है, इट मींस इट क्रिएट्स द फियर। और जब फियर से ड्रिवन होगा तो he will try to do too many things without adding the values. और दुनिया में जितनी भी जो कंपनियां हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ड्रिवन है, उनको बोला जाता है कंपैरिजन कंपनीज। ऑल द कंपैरिजन कंपनीज इज बोर्न टू डाई। तो बिजनेस शुड बी ड्रिवन बाय द कंपैशन। जब आपके बिजनेस में एम्पैथी होती है, लव होता है, कंपैशन होता है, तो आप अपने साथ जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनके पोटेंशियल को समझते हैं, उन लोगों के पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं, उनकी स्किल्स है उसको आप उभारते हैं और उन सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। और पहले जो बिजनेसेस होते थे that is driven by the masculine power, और अभी जितने भी जो बिजनेस चल रहे हैं that is driven by the brain।
लेकिन आने वाला जो समय होगा, all the business will be driven by the heart. क्योंकि देखिए, जब मैंने जयपुर को शुरू किया तो सभी लोग मेरे को बोलते थे, समाज के लोग, बिजनेस के लोग, कि मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड पर्सन बट वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम ये लव, एम्पैथी, कंपैशन की बातें करते हो, इसका कोई बिजनेस में कोई महत्व थोड़ी होता है। और आज आप ये देखो कि आज जयपुर का जो बिजनेस मॉडल दुनिया में किस लेवल पे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में एक ब्रांड बना। Sir, as we are talking about the success of the Jaipur rugs, so today Jaipur rugs is known as one of the leading hand-knotted carpet manufacturing exporters. The carpet are exported to more than 14 countries across the world. It is a very long journey. So, what would you advise to the posterity on the patience, perseverance and sense of social responsibility? देखिए, जो पेशेंस है तो वो एक साथ सब कुछ करना चाहता है, एक साथ सब कुछ पाना चाहता है। तो उसका जो पेशेंस जो होता है बिजनेस करने का, इट इज कन्वर्टेड इनटू द फीवर। और जब तो वो आदमी बुखार उसको कंट्रोल करती है, तो पेशेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपैशन। जब आपका कंपैशन बन जाएगा तो आपकी भले ही बिजनेस ग्रोथ स्लो हो, लेकिन वो एक सस्टेनेबल बिजनेस आप बना पाएंगे। दूसरा, आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, उसके लिए आप जो करते हैं उस पर आप लगातार करते रहिए, उसमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो, जब मैंने 42 साल पहले इस धंधे को शुरू किया था तब बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू किया तो अलग चैलेंजेस हो गए। आज जयपुर का एक ब्रांड दुनिया में इस लेवल पे है, लेकिन आज मेरे पास एक ग्लोबल चैलेंजेस है। तो फेलियर और चैलेंजेस का ये मतलब नहीं कि आप अपने बिजनेस को बीच में छोड़ दें, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये है कि किसी समस्या का हल करना। तो आपके चैलेंजेस, फेलियर को आप एंजॉय कीजिए। और जहां तक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, मेरा इस पे बहुत अलग एक व्यू है कि आपको पैसे कमाने के बाद अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप जो भी अपने बिजनेस में करते हैं उसको आप एम्पैथी से कीजिए, आप उसको लव से कीजिए, आप उसको कंपैशन से कीजिए, तो आपके पास जितने भी लोग हैं उन लोगों को साथ लेके चलिए, क्योंकि लोगों के बिना, समाज के बिना तो बिजनेस का अस्तित्व ही नहीं है। सही बात। तो मेरा ये मानना है कि कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, एंड योर बिजनेस विल बी ए यूनिक बिजनेस। थैंक यू सो मच सर। सर, सो बेसिकली जैसा हम सब जानते हैं कि जयपुर रग्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ा और आज वो इस मुकाम पर है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए जो कि जयपुर रग्स ने मेनली फेस किया अपने ग्रोइंग पीरियड में। देखिए, सबसे पहले जब मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लेके 2 लूम खरीद के इस कारपेट के धंधे की शुरुआत की, तो मैं वीवर और वीविंग से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि दोपहर का खाना भी मैं उन वीवरों के साथ ही बैठ के खाता था। लेकिन उस वक्त जो सबसे पहला जो चैलेंज आया, परिवार वाले बोले कि ये तो सारी अछूत जाति के लोग हैं, अनटचेबल है, हम आपको काम नहीं करने देंगे। फिर धीरे धीरे मोहल्ले वाले बोलने लगे कि अछूत जाति के लोग डेली मोहल्ले में आते हैं। फिर फ्रेंड्स, सगे संबंधी, वो सब बोलने लगे। और लोगों ने मेरे से इतनी दूरी बना ली कि कभी मैं किसी फंक्शन में जाता, मैरिज में जाता, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर देते थे कि भैया तो अछूत लोगों के साथ काम करता है। तो तब मुझे समझ में आया कि एक जाति की पहचान, एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। तो फिर मैंने देखा है कि
समाज में जो लोग उनको जो अछूत बोलते हैं, उस समाज में कितनी हिपोक्रेसी है। लोग अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहा है। एक आदमी अपने घर में कुछ और होता है, मंदिर में कुछ और बन जाता है, ऑफिस में कुछ और बन जाता है, और अकेला होता है तो वो और कुछ हो जाता है। दूसरा, मैं आपको एक जो काफी बड़े चैलेंज के बारे में बताऊं। जब मैं गुजरात में गया तो वहां पर करीब 8 साल में मैंने 15,000 आदिवासी लोगों को ये कारपेट का काम सिखाया। और वो आदिवासी लोग मेरे से करते थे कि जब मैं गांव में उनसे मिलने जा, तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था गुजरात में, और एक बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर मेरे कमरे में आया और एक छोटी सी गन उसने मेरे सामने रखी। बोला, मिस्टर चौधरी, या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाइए, नहीं देखिए आपका क्या हाल होगा। मुझे मालूम था कि वो उस समाज का आदमी है, आदिवासी समाज का, लेकिन उस आदमी को कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई प्रेम नहीं करता, और पूरा समाज मेरे को प्रेम करता है। तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। अब वो आदमी चला गया। तो ऐसे माय होल लाइफ वाज फुल विद challenges. So another question that you want to ask is, so in your statement regarding the ongoing situation, you said that it is time to pause, to introspect, and to reflect. Could you please throw some light on this? What do you mean by that? Just elaborate it. देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से मैं अपनी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहा था और काफी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और घर के बाहर नहीं जा पाया, तो मुझे अपने बारे में खूब गहरी चीजें समझ में आई, और अपने लोगों के बारे में, बिजनेस के बारे में गहरी चीजें समझ में आई। उसमें सबसे पहला ये था कि ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, वो एक ऑटो पायलट मोड में काम कर रहे हैं। गाड़ी चल रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। उससे क्या है कि करीब 60, 70, 80% जो एक्टिविटी अपने दिन में करते हैं वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होती है। सो वी आर ड्रिवन बाय द हैबिट। तो मुझे समझ में आया कि ये टाइम है कि मैं जानूं कि मैं आदतों का गुलाम हूं या आते मेरे गुलाम है। तो ये टाइम है अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, और अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा अपनी जो अनकॉन्शियसली जो अपने काम करते हैं, उस अनकॉन्शियसनेस की जगह कॉन्शियसनेस कैसे लाए, उसको जानने का, समझने का, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बेसिकली जैसे अभी जो कंडीशंस चल रही हैं, इसके बाद आप कैसे देखते हैं कि जयपुर रग्स का बिजनेस किस तरह से प्रोसीड करेगा या किस तरह से एक्सपैंड करेगा? बिकॉज अभी के टाइम में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस जो ऐसी चल रही हैं, तो उसको देख के आपको कैसे, मतलब क्या लगता है कि आगे चल के बिजनेस का स्तर कैसा रहेगा? देखिए, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं तो कस्टमर के बिहेवियर में काफी चेंज आया है। कस्टमर की जो फंडामेंटल नीड्स है, वो नीड्स भी ऐसे बदलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरे जो फ्यूचर चैलेंजेस है कि आने वाले समय में बिजनेस में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको, और अपने लोगों को ना एजाइल बनाना पड़ेगा। एक आदमी पहले क्या था, अभी तक जो बिजनेस चलते थे कि ये अकाउंट का स्पेशलाइज्ड है, ये इस चीज का स्पेशलाइज्ड है। अब एक आदमी को जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, और जो 2 या 3 लोग जो काम करते थे वो काम एक आदमी को करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट का ये मेल हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि नई स्किल्स नई आते हैं, क्योंकि कस्टमर का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसकी जो नई डिमांड आएगी, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर होना पड़ेगा।
और कंपनी को बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो अभी हमने हमारी कंपनी में 60-70 लोगों को चुना है, इन पे हम लोग काफी डीपर लेवल पे उनका सेल्फ डेवलपमेंट, उनका लीडरशिप डेवलपमेंट, उस पर काम कर रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें जो मिडिल मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जो फ्रंट लाइन है, जो रियल काम करने वाले लोग हैं, तो जो मैनेजर्स हैं और जो सीईओज हैं वो डायरेक्ट फ्रंट लाइन के साथ काम करेंगे। और जो ऐसे मैनेजर्स हैं जिसमें बिजनेस बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, वो सारे मैनेजर्स या तो बिजनेस बिल्डिंग स्किल्स सीखेंगे, नहीं वो आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। तो हम आने वाले टाइम के लिए जयपुर को तैयार करने में लगे हैं। सर अभी आप जैसे बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे, सो एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर सर कौन से बिजनेस एसेंशियल होने चाहिए हमारे जैसे एज ग्रुप के लोगों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए, ये चीज के बारे में मेरा ये मानना है कि आपका जो पैशन है, आप ये डिफाइन करिए हु आर यू, आपकी नेचुरल टैलेंट, आपकी नेचुरल एबिलिटीज क्या हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो आपका जो पैशन है उसी को आप अपना जॉब बनाइए, आप अपना बिजनेस बनाइए। किसी के देख के कुछ या कोई दूसरा सक्सेस हो रहा है उसको देख के कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो यही है कि बस आप जो हैं वो हो जाएं और अपने आप को ओपन रखेंगे तो जो भी अभी जो इस कोरोना वायरस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आप खूब अच्छी तरह से देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने आप को उसी तरह चेंज कर पाएंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आजकल के जो यूथ है, जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, वो सब पैसा कमाना चाहते हैं या उस होड़ में लग जाते हैं, लेकिन उनको इस काम के लिए मोटिवेट करना जिससे समाज का भी भला हो साथ में, ऐसा कोई काम करना, वो उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं भी काफी आपके इस सवाल से इंस्पायर्ड हूं। मैंने इस सवाल के बारे में काफी सोचा है, समझा है कि एक आदमी को जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि he must love himself, he must trust himself। जब एक आदमी अपने आप को प्रेम करेगा तो वो अपने आप को ट्रस्ट करेगा, तो वो जो भी करेगा ना वहां वो लव और ट्रस्ट अपने आप आ जाएगा। सो व्हेन यू लव योरसेल्फ, व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ, इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग एंड रीचेज टू द अदर्स। तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप ये बोले कि मुझे समाज के लिए काम करना है। मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि चौधरी साहब आपने तो बड़ा नोबल काम किया, आपकी बिजनेस मॉडल से गरीबी दूर हुई है, लोगों को फायदा हुआ है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे गरीबी दूर करनी है, मुझे लोगों को फायदा देना है। मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। आई एंजॉयड व्हाट एवर आई डू। और मैंने लोगों को एम्पैथी, लोगों को प्रेम दिया, उसकी वजह से अगर किसी की गरीबी दूर हुई, किसी आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो इट इज ए बोनस। जी, थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हम लोग सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं, और जब कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सोशल वर्क और बिजनेस को हैंड इन हैंड रखना, लाइक मनी फैक्टर साथ में रखना प्लस अपना सोशल फैक्टर साथ में रखना, इन दोनों में बैलेंस बना के कैसे बढ़ा जाए आगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा इस पे मैंने इस पे काफी चिंतन मनन किया था। मुझे ये समझ में आया कि ये दो चीज कभी भी अलग हो नहीं सकती। आप पैसे को, समाज को
पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, जो ही आदमी दो चीजों में किसी चीज को तोड़ता है, वहीं पर ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और वो आदमी अपने जीवन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं जा पाएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द टोटलिटी। जहां गुड है वहां बैड अपने आप आ जाएगा, जहां बैड है वहां गुड अपने आप आ जाएगा। तो आप जो भी करते हैं, मैंने जैसे बोला कि आप अपने काम से प्रेम करते हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तो आपको समाज के लिए या देश के लिए या और के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो जो लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वही तो समाज है आपका। अलग से करने का मतलब ये है कि मैं इसको लिपस्टिक और पाउडर बोलता हूँ, देखिएगा उतना ही ज्यादा वो लिपस्टिक एंड पाउडर लगाएगा। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आज जैसे हमने आपकी सारी बातों से हमने सुना कि कैसे आप अपने लोगों का भी ध्यान रखते हैं बिजनेस के साथ साथ, और आप इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आज के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे मजदूर भाई बहन हैं जिनका उनके एम्प्लॉयर्स ठीक से ध्यान नहीं रख पाए, या उनको इम्पोर्टेंट ना कंसिडर करने की वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आप बड़े अच्छे से सवाल पूछते जाने, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है आप हैं। थैंक यू। देखिए, मैं हमारे जैसे एक वीवर है विमला देवी, हमने 5 साल पहले शुरू किया कि हमने हमारे वीवर को बोला कि आप अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाइए। भले ही आप डिजाइन स्कूल में नहीं पढ़ी हो, आप प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ली हो, लेकिन क्रिएटिविटी भगवान सबको देता है। तो आज तक पूरे इतिहास में मतलब एक्सपोर्टर डिजाइन देता है, वीवर उस डिजाइन के कारपेट बनाते हैं। तो जब उन्होंने अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाए, तो पिछले 3 साल में उनको 8 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। और एक जो बिमला देवी है आजपुरा गांव की, उसको अपनी खुद के डिजाइन का जर्मन अवार्ड मिला, और बेटी उसको जर्मनी लेके गई, अंगूठा छाप है वो। और वहां पर करीब 30 ग्लोबल अवार्ड थे, मतलब जो मोस्टली 5% फॉर्चून कंपनियों को मिले थे। उसमें अकेली महिला थी बिना पढ़ी लिखी आजपुरा गांव से, जो उस अवार्ड को लेने के लिए गई। तो एक आदमी को मजदूर मानना ये बिजनेस की सबसे बड़ी गलती है। वो भी एक इंसान है, मैं जैसा इंसान हूं, वो भी एक इंसान है। और मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने ये जो महिलाएं थी, जब इनके साथ काम करना शुरू किया, तो all those women they show me as their father। एक ऐसा फादर जो उनको गाइड कर सके, जो उनका कैरियर बना सके, उनके जीवन को दिशा दे सके। और आप ये देखिए कि मैं भी तो उनको मजदूर बोल सकता था ना, मैं उनको बोल सकता ये तो वीविंग करते हैं और जितना वीविंग करेंगे उतना मैं पैसा दूंगा। लेकिन मैंने उनके अंदर है ना एक विजडम देखी, मैंने उनके अंदर एक छिपा हुआ भगवान देखा, और आज उसने देखो उनकी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, और उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं किया। तो मेरा मानना ये है कि एक इंसान को ना इंसान की तरह देखा जाए। तो मेरे को लग रहा है आने वाले समय में ना, इस समय ने सिखा दिया है कि इस सोच की शुरुआत सारे बिजनेसमैन करें। बिल्कुल सर, यही आशा है हमारी भी। So, dear listeners, this was Mr. Nankishore Chaudhary, founder of Jaipur Rugs, sharing his insights on entrepreneurship and social responsibility. We thank him for taking out his valuable time to be here with us. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.